फिर 0 2.0146 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 17 1 0 2.01474 और माइनस का 4.0015 और यू सी स्क्वायर का डाटा 939.5 में है। ये सब अब इसको अपन जोड़े तो ये हो जाएगा 2.014 और 2.0174 ये हो गया, ये 10 11 1 12 और एक 3 ये हो गया 4 और इसमें से कितना निकालना है सर 4.0015 ठीक है ये 5 1 0 0 ये हो गया अपना 3 या 0.035 मल्टीप्लाई 939.5 तो ये 0.03 हो गया और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक करेंगे कितना आएगा लगभग ऐसा करो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो इसको 0.03 तक ले लेता हूं इसको 0.03 931.5 कितना आ रहा है या सेकंड ऑप्शन ऐसा तो इस प्रकार से यहां पे तेरे को दो इंफॉर्मेशन मिली है। एक तो मिली है तेरे को मास डिफेक्ट की और मास डिफेक्ट तेरा कितना है 0.0305 दूसरी मिली है बाइंडिंग एनर्जी की और वो तेरे कितनी है 28.41 यहां से सोल्व करके निकल जाएगा। बोले हाँ सर अब यहां से तेरे सीरीज इंफॉर्मेशन ये पूछे कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो 4 से क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं ये तेरा आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लेकिन ये ध्यान रखना न्यूक्लियस के चैप्टर का दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। यदि क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है तो ये से है। यदि अपन ऐसे टॉपिक को अपन इग्नोर करेंगे मान ले कि कोई टॉपिक है न्यूक्लियस के टॉपिक है जैसे स्टार्ट करें स्ट्रक्चर R इक्वल टू x z e z हो गया एटॉमिक नंबर ए हो गया मास नंबर ऐसे हम इजी बात यहां से कोई क्वेश्चन की चांस नहीं के बराबर है ठीक है। फिर आ जाए रेडियस चांस है आया कि अब एक क्वेश्चन वॉल्यूम 4/3 पाई r का डाटा की आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ठीक है सर। इसके बाद में मैं बात करूं तो ब्रेक सर फिर आ जाए डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम पता चला कि 10⁻⁷ की ऑर्डर की डेंसिटी हमें मिली है। फिर वहां से हमने फाइंड आउट किया कि सर न्यूक्लियस का जो मास है किलोग्राम में नहीं आता यू में आता है एटॉमिक मास यूनिट में तो वहां से हमने देखा तो ये मिला इज इक्विवेलेंट टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 कैसे हम फिर उसके बाद में आए हम लेक्चर मास डिफेक्ट बोले हां सर डेल n ZnP + a - z Mn - कैपिटल M ये मिल गया मेरे को मास डिफेक्ट। इसमें ही मेरी बाइंडिंग एनर्जी इनटू में c² कर दिया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ठीक है। आइंस्टीन ने क्या बताया था एनर्जी मास रिलेशन के बारे में ये हां सर वहां तक आए अपन। फिर उसके बाद में भाई ये पता चला कि भाई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंडिंग करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बोले हाँ सर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स निकला कुछ डिस्टेंस तक रिपल्शन नेचर करा कुछ डिस्टेंस के बाद में अट्रैक्शन तो 0.7 तक तो रिपल्शन नेचर 0.8 के बाद में ये 2.25 फर्मी तक उसकी नेचर रही अट्रैक्शन ठीक है। स्ट्रोक फोर्स निकला चार्ज इंडिपेंडेंट निकला चार्ज कैसा भी हो फोर्स की नेचर वही रहेगी बदलेगी नहीं इतनी डिस्टेंस तक रिपल्शन उसके बाद में अट्रैक्शन। लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है शॉर्ट रेंज फोर्स है ठीक है सर। उसके बाद में तो आए हैं हम सर कि सर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की पता कैसे चलेगा जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से यहां से हमें न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा यदि जिसकी ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो मोर स्टेबल बोले हाँ सर और बोले कि सर बाइंडिंग एनर्जी से पता चल जाएगा कि नहीं पता चलेगा सर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पता चलेगा स्टेबिलिटी का बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में हमने देखा सर न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन ये सारी रिएक्शंस हमने देखी सब कुछ चेक किया फिजन बना फ्यूजन बना बोले हाँ सर। उसके साथ हमने क्यू वैल्यू देखी क्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिली तो एक्सोथर्मिक और यदि क्यू की वैल्यू लेस देन 0 मिली तो
एंडोथर्मिक, ये रिएक्शंस हमें मिली। इस प्रकार अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन इस चैप्टर्स के अंदर जब हमने ये पूरा एनालिसिस किया, पहले के क्वेश्चंस को अपने देखा, तो हमें ये देखने को मिला कि न्यूक्लियाई के क्वेश्चन जो मैक्सिमम बने हैं वो सिर्फ 2-3 पार्ट से बने हैं। एक पार्ट तो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, प्लस के अंदर फिर दूसरा बना रिएक्शंस का, कब अल्फा डीके हो रहा है, कब बीटा डीके हो रहा है, कब गामा। अल्फा डीके मतलब हीलियम निकाल दो, बीटा डीके का मतलब 2 पार्ट, बीटा प्लस और बीटा माइनस। बीटा प्लस होगा तो प्रोटॉन इज कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन, और बीटा माइनस होगा तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्ट टू प्रोटॉन। ठीक है। गामा में किसी प्रकार का कोई कन्वर्जन नहीं होता, उसमें एक्साइटेशन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये सारी बातें हमने देखी सर। लेकिन डियर इसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो बनते हैं, कहां से बनते हैं, क्या चांस है, उसके ऊपर जब हमने एनालिसिस किया तो हमें मिला कि सर यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा यदि अपन इन टॉपिकों को मिसमैच कर देंगे, यदि हम इन टॉपिकों को इग्नोर कर देंगे, यदि हम इन टॉपिकों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो अपनी जो रैंक है वो पीछे चली जाएगी। तो रैंक के इंप्रूवमेंट के लिए इन प्रकार के जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, इनको अपने को विशेष तौर पे ये करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हल्के चैप्टर है लेकिन क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उसके ऊपर अपने को विशेष फोकस देना है। अपन फोकस देंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन निकलते हैं, दोनों के 3 क्वेश्चन हल्के होते हैं। यदि अपन वहां से एक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो अपनी मॉडर्न फिजिक्स बहुत बड़ी तरीके से क्या हो गई, तैयार हो गई, हमने पूरे में से पूरे नंबर अटेम्प्ट कर लिए। ऐसे तो मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा जरिया है जहां से अपन नंबर को क्या कर सकते हैं, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे ना यदि अपन ऐसे कर करके अपन टुकड़ों में आगे चलेंगे, चीजें अपन सीखेंगे बारीकी से, तो बेटा वो दिन दूर नहीं जब आपके गले में स्टेथोस्कोप मिलेगा, वाइट यूनिफॉर्म मिलेगी, ये पेशेंट्स बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, तो इनके लिए अपने को सारी चीजें प्लानिंग से चलनी पड़ेगी। यदि अपनी प्लानिंग से सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गई तो ही अपन क्या कर सकते हैं, डॉक्टर बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एम इज कंप्लीट तभी एम कंप्लीट होगा जब आपकी स्ट्रेटजी, आपका डेडिकेशन, आपकी गुड लाइन, आपकी टाइमिंग, आपकी हर चीज प्रॉपर्ली तरीके से काम कर रही है। ये टाइम आप फिलहाल ऐसा है। अब बहुत से बच्चे, अब ये पता है ये टाइम कौन सा आ गया, अब ये वो टाइम आ गया जब बच्चा कई प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब उसके ऊपर पढ़ाई हैवी हो रही है। आप पढ़ाई को हैवी मत होने दो। प्रेजेंट के टाइम के अंदर आप बिल्कुल पेशेंस तरीके से आगे जैसे चल रहा है, तो आपकी 5-6 घंटे की स्टडी जैसे रेगुलर चल रही है वैसे ही करो। किसी बच्चे के एनालिसिस करके देख लेना, जो भी फर्स्ट रैंक का है 720 में 720 नंबर जिसने भी नीट में गेन किए हैं, उसके हमेशा एक ही बात रही है। आप जितने भी उनके इंटरव्यूज देखोगे, जो भी चीजें देखोगे, तो हमेशा ये कहें सर हम शुरू से 6 से 7 घंटे रेगुलर स्टडी कर रहे थे। इस टाइम में बच्चा डिप्रेशन में या स्ट्रेस का शिकार कौन होगा, जो पहले तो मौज मार है, अब आके वो पढ़ाई कर रहा है। तो अब आके जब पढ़ाई करेगा तो वो तो स्ट्रेस में आएगा, और जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है तो उसको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है प्रेजेंट के टाइम के अंदर जो बच्चा विदाउट स्ट्रेस अच्छे से मेहनत कर रहा है, विदाउट स्ट्रेस अच्छे से मेहनत कर रहा है, 5-7 घंटे रोज पढ़ रहा है, बढ़िया सो रहा है, खा भी रहा है, घूम भी रहा है, 7-8 घंटे की स्टडी कर रहा है, वो ही बच्चा सिलेक्शन के दायरे में आगे पॉसिबिलिटी रखेगा, उसकी रैंक अच्छी आएगी। तो जो बच्चा 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, भाई ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। 1% भी जरूरत नहीं है अपने को ऐसा करने की। क्या जरूरत है? जब आप, मुझे पता है कि मेरे क्लासरूम के बच्चे शुरू से मेहनत करते आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से मेहनत करते जाओ। 7-8 घंटे पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो, सोना भी जरूरी है पढ़ जाने के टाइम में। अच्छे से सो, अच्छे से पढ़ो, बस ये है कि यदि सोना इग्नोर कर दोगे, सो नहीं पाओगे, 2-3 घंटे की नींद ले पाओगे, तो फिर दूसरे दिन आप काम नहीं कर पाएंगे आपका माइंड। तो प्रॉपर तरीके से एक्टिव तभी ही होगा जब आप बड़े तरीके से क्या करोगे, नींद लोगे, बड़े तरीके से पढ़ाई करोगे। 7-8 घंटे पढ़ो, 5-6 घंटे सो, 6 घंटे सो लो, नींद आ रही तो 7 घंटे सो लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मान के चल के तो 12 घंटे जग रहा है, ठीक है, और मतलब सिंपल सी बात, मतलब कॉमनली मैं बात बताऊं तो सोने की प्रोबेबिलिटी लास्ट 6 घंटे तो होनी चाहिए, फिर भी वो 2 घंटे सो रहा है, मात्र पूरे 24 घंटे में से 3 घंटे सो रहा है, पॉकेट पढ़ रहा है। पर पता है क्या होगा,
उसका माइंड एक्टिव नहीं है, और क्लास में ना तो ऐसे ऐसे बैठा रहेगा, बस देखता रहेगा, बस दिमाग के अंदर कुछ जा ही नहीं पाएगा उसकी, क्योंकि दिमाग के एक्टिवेशन कब काम करता है, जब उसको क्या मिलेगा, रिलैक्स। अब आपका टाइम जितना मेरे को पता है ना, आपका टाइम ये है कि आप यहाँ आते हो 5-6 बजे, जाते हो घर पे, रूम पे, हॉस्टल में खाना वाना खाते हो, 7-8 बजे आप आते हो, 11 बजे तक पढ़ते हो, फिर सुबह 2-3 घंटे पढ़ के जाते हो, ये टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे तक पढ़ो। मेरे को कल बच्चे मिले हुए थे 3, ये क्या नाम है, राहुल था कि नहीं था, संदीप था, मामराज था और वो हिमांशु था। बोले सर 11 बजे तक पढ़ते हैं, सही है 11 बजे तक पढ़ना, चले जाओ। उसके बाद में देखो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5, 6 बजे तक उठते हो आप, तो 6-7 घंटे की नींद हो गई आपकी, बढ़िया। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई आपको दिक्कत होगी, फेस होगी। जो बच्चा नहीं सोएगा, सुन ले मेरी बात अभी ध्यान से, जो बच्चा नहीं सोएगा, नींद में कटौती करेगा, तो ये भी ध्यान रख लेना, उसकी माइंड की एक्टिवेशन पावर धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप शुरू से 6-7 इस टाइम उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, जो पूरी साल मौज मारा है, उसको नींद से कंप्रोमाइज करने की जरूरत है, आपको जरूरत नहीं है। जो बच्चा रेगुलर तरीके से मेहनत कर रहा है, उसको जरूरत नहीं है, उसके लिए 6-7 घंटे ही बहुत है। आ रही है बात समझ में? ये मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये हो गया मेरा। आगे का पोर्शन क्या चलेगा, एटम, तो मे भी पॉसिबिलिटी है एटम भी मेरा कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चलेगा ड्यूल नेचर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो एम है वो अपन धीरे धीरे क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, मेहनत करते रहो, ऐसे ना, क्यों है नहीं, मेहनत अपनी जारी होनी चाहिए, ऐसे ना, ठीक है, अंडरस्टैंड। और मैंने आपको एक बात पहले बताई, सिलेबस की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया तरीके से आगे चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है, आगे चल रहा है, स्मूथ तरीके से अपन कर पाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन करते हैं।